सेकंड पहला क्वेश्चन में जो है वो आपको नहीं कराऊंगी, IUPAC है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए 13.2 क्या कह रहा है। 13.2 में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है बिटवीन टू पेयर्स। ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिस्टिंग्विशिंग का मतलब ये नहीं होता है जो आप लोग करते हो। जैसे मैंने आपको दिया है डिस्टिंग्विश करो मिथाइल अमीन डाई मिथाइल अमीन, तो एक तरफ तो आप मिथाइल अमीन लिख लो और एक तरफ आप लिख लो डाई मिथाइल अमाइन, लिख लिया। अब मिथाइल अमीन क्या होती है? CH3NH2। बोलो व्हाट डू यू मीन बाय डाई मिथाइल अमीन? डाई मिथाइल अमीन का मतलब हुआ ये अमीन है लेकिन दो दो मिथाइल लगे हुए हैं, राइट? बोलो हाँ या ना। क्या होता है एग्जाम में आप लोग ये लिखाते हो, दिस कंपाउंड कंटेन्स वन मिथाइल ग्रुप, दिस कंपाउंड कंटेन्स टू मिथाइल ग्रुप, दिस कंपाउंड कंटेन्स वन NH2, दिस कंपाउंड कंटेन्स NH ग्रुप। गलत है। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट का मतलब आप लैब में खड़े हो और आपको दो अमीन प्रोवाइड कर दी गई हैं, दोनों लिक्विड फॉर्म में हैं और दोनों के कलर लाइट येलो हैं। ठीक, और आपसे कहा जा रहा है चेक करो इसमें से कौन सी प्राइमरी कौन सी सेकेंडरी। देखकर तो नहीं बता दोगे, उसमें तो फॉर्मूला भी नहीं दिख रहा। तो ऐसे केस में आपको याद रखना चाहिए कि अमीन्स की डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में दो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। ठीक, पहला टेस्ट तो मैंने आपको कल पढ़ाया हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में हम क्या करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, माने कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश करते हैं। प्राइमरी को सेकेंडरी से, सेकेंडरी को टर्शरी से कर सकते हैं। लेकिन कभी अगर मान लो सपोज दैट, पहले ही बता दे रही हूँ ताकि आपको डिस्टिंग्विश करते वक्त आसानी रहेगी, अगर कभी आपको ये अमीन दे दी जाए, ये प्राइमरी है भाई, प्राइमरी अमीन का आइडेंटिफिकेशन NH2 ग्रुप है और ये भी प्राइमरी अमीन है। कभी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में अगर यही आ गई, इसको इससे डिफ्रेंशिएट करो तो फिर हिंसबर्ग टेस्ट काम नहीं आएगा। ऐसे केस में आपको डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन फॉलोड बाई एजोडाई फॉर्मेशन टेस्ट करना पड़ेगा, जो मैं आपको करके दिखाऊंगी। फिर आप एक बात समझ लीजिए, कभी भी प्राइमरी का सेकेंडरी से और सेकेंडरी का टर्शरी से या प्राइमरी का टर्शरी से डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आता है, तब तो आपको क्या करना है हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज़ करना है। लेकिन अगर कभी भी प्राइमरी अमीन का प्राइमरी अमीन के साथ ही आ जाए तो फिर ऐसे केस में आपको याद रखना है क्या, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन फॉलोड बाय एजोडाई टेस्ट। ठीक है, तो चलते हैं, जब करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला आपका जो टेस्ट है वो है मिथाइल अमीन और डाई मिथाइल अमीन। तो आपको दिख रहा होगा डायग्राम, ओ सॉरी फॉर्मूले में, दिस इज मिथाइल अमीन एंड दिस वन इज डाई मिथाइल अमीन। तो ये आपकी प्राइमरी अमीन हो गई और ये कौन सी है सेकेंडरी। तो आप इसको किससे डिफरेंशिएट करोगे? हिंसबर्ग रिएजेंट से। किससे? हिंसबर्ग रिएजेंट में यहाँ क्या डालोगे आप C6H5SO2Cl डाला आपने, यहाँ से क्या निकलेगा Cl और यहाँ से क्या निकलेगा H। क्या होगा यहाँ पर CH3NH फिर SO2C6H5। नहीं यही बात समझ में बनेगा नहीं बनेगा? इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है। कैसा? अच्छा, इसकी रिएक्शन आप कराओ C6H5SO2Cl से कराओ। जैसे ही आप कराओगे क्या मिलेगा CH3N N पे उल्टा होके लग जाएगा क्या SO2C6H5। नहीं यही बात समझ। ये भी कंपाउंड कैसा रहेगा इनसॉल्युबल। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि अगर आपने अब इसके अंदर क्या डाला, पढ़ चुके हो ना NaOH, क्या डाला NaOH। तो देखो ये NaOH बेसिक है, यहाँ OH है और यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा इनसॉल्युबल? जल्दी बोलो। तो ये सॉल्युबल आपका कंपाउंड बन गया। ओके, तो अगर मैं ये बोल रही हूँ आपके प्राइमरी अमीन कोई भी है तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाती है जो NaOH में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी क्या करती है इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाती है बट वो NaOH में डिजॉल्व नहीं होता। क्यों? ये तो वैसे दे रहा है बट इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो हो गया डिस्टिंग्विश, क्लियर? तो एक इनसॉल्युबल रह गया और एक कैसा होगा सॉल्युबल। सेकंड देखिए क्या है, यहीं से देख लीजिए, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन का टेस्ट है, यही फॉलो कर दे रही हूँ। देखो इधर लिख लो आप सेकेंडरी अमीन, लिख लिया, और इधर लिख लो आप टर्शरी अमीन, लिख लिया। और देखिए हो गया कैसे। सेकेंडरी अमीन जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन तो करेगी और इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाएगी। और रही बात अगर टर्शरी की करें तो टर्शरी तो रिएक्शन ही नहीं करती। ये टर्शरी है, डालो आप क्या C6H5SO2Cl, तो नो रिएक्शन। ओके, क्लियर हो गया? दो है। थर्ड टेस्ट है आपका इथाइल अमीन को डिस्टिंग्विश करना है किससे? एनिलीन से। तो देखिए इथाइल अमीन आपका क्या है, ये रहा आपका इथाइल अमीन। थर्ड टेस्ट है आपका, थर्ड वाला, इथाइल अमीन को किससे करना है डिस्टिंग्विश? एनिलीन से। ठीक है, तब देखिए
इथाइल अमीन का फॉर्मूला क्या होगा? CH3CH2NH2 लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। उसमें NH2 ग्रुप है, प्राइमरी अमीन है या नहीं है? तब देखिए ये हो गया इसका फॉर्मूला CH3CH2NH2। जल्दी बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अब यहाँ देखो एनिलीन लिखनी है मुझे। ठीक, एनिलीन क्या होती है? बेंजीन के ऊपर क्या? NH2। अभी बोला था ना कि कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, तो आप तो हिंसबर्ग टेस्ट दोनों को दे देना चाहिए, तो हिंसबर्ग से आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब किससे करोगे? अब इससे करोगे डाइएज़ोटाइजेशन से। क्या डालोगे? NaNO2 और HCl, और यहाँ भी डालोगे क्या? NaNO2 और HCl। ध्यान से देखना, आपने पढ़ी हुई होगी रिएक्शन। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ होती है तो क्या बनता है बेंजीन के ऊपर? डाइज़ोनियम क्लोराइड। इस डाइज़ोनियम क्लोराइड को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो? लिख लिया? बना। और मैं इसमें डाल दूंगी फिनॉल। क्या डाल दूंगी? फिनॉल। मैं जैसे ही फिनॉल डालूंगी, ये फिनॉल की ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, ऑर्थो पैरा अटैक नहीं करवाऊंगी इतने बड़े ग्रुप का, पैरा से अटैक करवाऊंगी, क्योंकि फिर स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। ओके, यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल जाएगा? और आपको यहाँ पर जो कंपाउंड मिलेगा उसमें N डबल बॉन्ड है, क्योंकि एक बॉन्ड तो इधर है, दो ही होंगे बीच में। अब दो यहाँ है तो इधर एक होगा। दिस इज बेंजीन एंड दिस वन इज OH। और आपको ऑरेंज डाई मिलेगी। क्या मिलेगी? ऑरेंज डाई। O से ऑरेंज डाई। बस छोटी सी ट्रिक याद रखना, आपको डाई बनानी है ऑरेंज, तो आपको O वाला कंपाउंड लेना है, दैट विल बी फिनॉल। जैसे आप फिनॉल डालोगे आपका ये बन जाएगा। तो मैंने आपसे यही तो बोला था कि अगर आपको एलिफेटिक को एरोमेटिक से डिस्टिंग्विश करना है तो एरोमेटिक जो है वो डाइएज़ोटाइजेशन फॉलोड बाय एजोडाई टेस्ट दे देगी। कलर आ गया? नहीं आ गया? या नहीं होने वाला कुछ भी? कुछ भी का मतलब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा? आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट किया, क्या बना होगा? HNO2 बना होगा। और ये हमने आपको बताया था एलिफेटिक अमीन में सर चढ़ के रिएक्शन करता है। कभी आपको पढ़ाया, अगर आपको नहीं याद है तो आप देखिए, एलिफेटिक अमीन में कभी भी N2Cl नहीं बनता। ये मैं आपको अभी बता दूंगी क्यों। आप बताइए। एरोमेटिक में N2Cl बनता है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और वो बर्दाश्त भी कर लेगी, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तोड़ नहीं पाएगी। लेकिन एलिफेटिक में क्या होगा? कोई रेजोनेंस नहीं हो रही, नाइट्रोजन जब चाहेगा बॉन्ड तोड़ लेगा। तो सो इट इज़ हाईली अनस्टेबल। इसलिए कभी एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स नहीं बनते, स्टेबल नहीं होते। मतलब नहीं बनते नहीं बोलूँगी, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो क्यों बनाना है आपको? यहाँ होएगा ही नहीं ऐसा। क्या होगा? दोनों की रिएक्शन से जो आपका HNO2 बना है उसको आपको इसके सर पे चढ़ाना है। सर पे कैसे चढ़ाना है? N के ऊपर N, H2 के ऊपर H2, H2 के ऊपर O और CH2 के ऊपर OH। देखो HNO2 है नहीं है? क्या निकल गया होगा एक साइड से? वाटर। एक क्या निकल गई होगी? N2। और ये क्या बन गया होगा? CH3CH2OH। कोई कलर वलर तो होता नहीं है इसका मतलब ऐसा कोई भी ये टेस्ट नहीं दे रहा, कोई डाई वाई नहीं बनी। तो जिसमें डाई बन गई, ठीक है, ऐसा करने से और ये डालने से, वो तो आपका एरोमेटिक अमीन है। जिसमें ये डालने से और फिनॉल डालने से कोई रिएक्शन ऐसी नहीं हुई है, तो इसका मतलब वो क्या है? एलिफेटिक अमीन। क्लियर हो गया बिल्कुल? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट आपका टेस्ट है एनिलीन से बेंजाइल अमीन। एनिलीन से बेंजाइल अमीन। तो ये रही आपकी एनिलीन, और यहाँ मैं अभी बनाने जा रही हूँ बेंजाइल अमीन। तो देखो, दिस इज एनिलीन, जल्दी बोलो हाँ या ना। एंड दिस वन इज बेंजाइल अमीन। बेंजाइल अमीन के लिए कार्बन का डिफरेंस तो होना ही चाहिए। क्लियर? फिर से चेक कर लो। अब आप कहोगे मैम ये दोनों एरोमेटिक है। अब मेरा आंसर होगा नो, दिस वन इज एरोमेटिक ओनली because the lone pair of nitrogen is involving in this lone pair of nitrogen is not involving in resonance। वैसे भी NH2 ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट कहाँ लगा है? ठीक है, तो ये एलिफेटिक में ही तो काउंट होगी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, ये तो हो गया एरोमेटिक और ये क्या हो गया? तो बताओ इसके लिए आप पहले क्या कराओगे? रिएक्शन होगी NaNO2 और HCl से। फिर सेकंड क्या कराओगे? फिनॉल से। ठीक, और यहाँ पर कैसी डाई बनेगी? ऑरेंज डाई बना लोगे। और यहाँ पर ऐसा कोई भी कलर नहीं आने वाला। ओके, यहाँ वैसे ही होगा, सर चढ़ के रिएक्शन अल्कोहल बन जाएगा। कैसे? यहाँ पर N, यहाँ पे O और यहाँ पे OH।
नहीं आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? चलें आगे। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आपके एक और बचा, एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन। एनिलीन को किससे डिस्टिंग्विश करना है? एन मिथाइल एनिलीन से। एनिलीन को एन मिथाइल एनिलीन से। दिस वन इज एनिलीन। फिर वही बात, एरोमेटिक अमीन है। क्या करोगे आप इसको टेस्ट करने के लिए? देखते हैं, एक मिनट उधर भी देख लेते हैं। एन मिथाइल एनिलीन, एनिलीन तो बना हुआ, लेकिन उसका एक एच हटा के क्या लगा दो? लगा दिया आपने। दिस इज नाउ एन मिथाइल एनिलीन। क्लियर हो? अब सुन, इसमें आप क्या करोगे? ये प्राइमरी और ये कैसी? सेकेंडरी। ये प्राइमरी और वो कैसी? सेकेंडरी। तो बस फिर अब आपको डायजोटाइजेशन के थ्रू भी टेस्ट कर लेना, चाहो तो कर सकते हो। क्यों? एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ही केवल N2Cl बनाती है, सेकेंडरी थोड़ी बनाती है। तो आप यहाँ दोनों चीज़ें लिख सकते हो कि NaNO2 और HCl डालने से क्या बना होगा? N2Cl। और फिर उसकी रिएक्शन किसके साथ हुई होगी? फिनॉल के साथ। क्या बना होगा? लेकिन यहाँ क्या हुआ होगा? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, N2Cl बन नहीं सकता। फिर सेकंड आप लिख सकते हो, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे, बोलो, ठीक है, रिएक्शन होगी। और सेकेंडली जो इनसॉल्युबल कंपाउंड बनेगा वो NH में डिजॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन तो होगी, पर जो कंपाउंड बनेगा वो NH में डिजॉल्व नहीं होगा। बात समझ में आगे नहीं आगे? डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आपके सारे कंप्लीट हो गए। चलते हैं नेक्स्ट 13.3 पे। 13.3 आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहे हैं, देखो, pKb ऑफ एनिलीन, pKb ऑफ एनिलीन, दिस वन इज एनिलीन, राइट? बोलो, मोर एज कंपेयर टू मिथाइलमीन, pKb ऑफ मिथाइलमीन। तो बहुत आसान है, आप ना पहले अपना जो रीजनिंग में पूछा जा रहा है उसको लिख लिया करो। pKb ऑफ एनिलीन इज ग्रेटर देन pKb ऑफ मिथाइलमीन, ये तो पूछा जा रहा है। कंक्लूजन निकालो जरा कि हमने pKb का एक कंक्लूजन पढ़ा था, वीडियो में आपको दिया हुआ मैंने, कि pKb का इन्वर्स रिलेशन होता है Kb से, और Kb का डायरेक्ट रिलेशन होता है बेसिक नेचर से। बस जहाँ आपको बेसिक नेचर मिल गया, समझिए आपका काम हो गया। चलो सुनो, आपसे कह रहे हैं इसका pKb ज़्यादा है। pKb ज़्यादा का मतलब Kb कम, और Kb कम का मतलब बेसिक नेचर कम। बेसिक नेचर कम क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है? रेजोनेंस में। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी कैसी हो जाएगी? तो फिर ये कम बेसिक हो जाएगा, ज़्यादा बेसिक? बस कम बेसिक तो कम Kb तो ज़्यादा pKb। क्लियर हो गया? अब इसका pKb कम क्यों? तो अब देखो, कम pKb होने का मतलब है Kb ज़्यादा और बेसिक नेचर भी ज़्यादा, इसका मतलब लोन पेयर अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा। तो क्यों है लोन पेयर अवेलेबिलिटी ज़्यादा? बिकॉज मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन पुशिंग, और ये इलेक्ट्रॉन पुशिंग होने की वजह से लोन पेयर अवेलेबिलिटी को क्या कर देगा? क्लियर हो गया? अच्छे से कर सकते हो आप, बोलो। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका इथाइल अमीन। इथाइल अमीन जो होती है वो सॉल्युबल इन वाटर होती है। देखो, दिस इज इथाइल अमीन। कैसी होती है? सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, इसको आप पानी में डालो, घुल जाती है। और घुलने के बाद ये कह रहे हैं एनिलीन नहीं करती वाटर के साथ रिएक्शन। एनिलीन नहीं मतलब एनिलीन सॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल। और ये कैसी है? नॉट सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। क्लियर? क्यों? सुनो, अभी आपको लगता होगा कि वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कर लेगा मैम, राइट? मैम नाइट्रोजन में मैम हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है, और हमने पढ़ा है कि अगर कहीं भी FON से हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच होती है तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो नो डाउट इसका पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबल होना चाहिए और है भी। अब आप कहोगे मैम इसके पास भी तो वही सिचुएशन है, मैम इसको भी होना चाहिए, बट शायद आपने आसपास का एरिया चेक नहीं किया। आप आसपास का एरिया चेक करो, जो हाइड्रोजन कार्बन से बना हुआ पोर्शन होता है वो कभी भी वाटर के साथ इंटरेक्शन शो नहीं करता, बिकॉज दिस पोर्शन इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। आप बचपन से सुनते आए हैं, बचपन का मतलब 11 से सुने ना आपने। इसके पास 2 कार्बन का हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और इसके पास जरा हाइड्रोफोबिक पार्ट देखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का क्या है? हाइड्रोफोबिक पार्ट। नहीं समझे आप? बोलो तो बताओ ना, किसका हाइड्रोफोबिक पार्ट ज़्यादा है?
तो ये बॉन्डिंग को फेवर करेगा या फेवर नहीं होने देगा? फेवर नहीं होने देगा। फेवर नहीं होने देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला हिस्सा तो चाहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, मैं सॉलेबल हो जाऊँ। इतना बड़ा वाला पोर्शन क्या कह रहा है, मैं तुमको वाटर में सॉलेबल नहीं होने दूंगा। दैट्स वाई ड्यू टू दिस लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये बात आपको बोलनी है, ड्यू टू दिस लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट बिकॉज मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। देखो ना, ये मेजर पोर्शन तो इसी से कवर है। ये कह रहा है मैं नहीं घुलने दूंगा, ना मैं घुलता हूँ ना मैं घुलने दूंगा, ये बात समझना। जबकि ये वाला पोर्शन इतना बड़ा नहीं है, तो जब ये इतना बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज कि मिथाइल अमीन को वाटर में डालो। आप सुन रहे हैं अमीन की बात, ये कह रहे हैं मिथाइल अमीन को वाटर में डालिए, डालेंगे। जब हम इसको वाटर में डालेंगे फिर कह रहे हैं ये फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराइए, कराएंगे। अभी कुछ बनेगा ए, फिर उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, फेरिक क्लोराइड दिस FeCl3, कह रहे हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है। यानी हमें पूरा प्रूफ करना है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाना है। चले, दिस इज मिथाइल अमीन। पहले कह रहे हैं वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, करा दी। वाटर ऐसे ही तो टूटता है और नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, पहुंच जाएगा देने अपना लोन पेयर। ठीक है, जैसे ही लोन पेयर देगा आपको प्रोडक्ट दिख रहा होगा, इसकी टेंशन इसके साथ आ जाएगी, क्या मिलेगा, CH3NH3 पॉजिटिव और साथ में क्या होगा, OH नेगेटिव। क्लियर। एंड नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन FeCl3 रिएक्ट विद दिस। आप देखिए बेसिक है नहीं, OH नेगेटिव दे रहा है। अब Fe पर ट्रिपल पॉजिटिव लगाओ और Cl पर सिंगल माइनस, ब्रेक करो इसे। ब्रेक करने के बाद प्लस को क्या चाहिए, माइनस, और माइनस को क्या चाहिए, प्लस। आप मुझे बताइए, केवल आप हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब आयरन की बात करिए। आयरन जब इसको पकड़ेगा तो क्या बनेगा, FeOH का होल राइज प्लस क्या बनेगा, CH3NH3। ठीक है, इसकी इसकी साथ रिएक्शन होगी, Cl नेगेटिव। हाउ मैनी, 3। नहीं आई बात समझ में, बोलो हाँ या ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो बना है आपका, व्हाट इज दिस, दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नहीं आई बात समझ में, बोलो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर आपको याद हो दुनिया में कोई भी ऑक्साइड हो, जैसे आप देखिए सोडियम ऑक्साइड ले लीजिए, ठीक, पानी में डालिए, क्या बन जाएगा, NaOH। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम हाइड्रेटेड सोडियम ऑक्साइड ही तो है। नहीं समझे, देखो यहाँ तो इसका एक सीधा वाला नाम ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नहीं तो फिर आप नहीं बोल पा रहे हो ना, तो आप बोल दो मैम दिस इज द हाइड्रेटेड सोडियम ऑक्साइड, चलेगा। नहीं आई बात समझ में, बोलो। ठीक है, चलें आगे, कंटिन्यू करें। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो ये आपको आता है बहुत अच्छे से। कह रहे हैं कि जो आपका NH2 ग्रुप होता है कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्वेश्चन देखिए क्या है, बताओ NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या नहीं। बिकॉज अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम डायरेक्ट रिंग से अटैच होते हैं तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। तो ड्यूरिंग नाइट्रेशन, जब नाइट्रेशन कराते हैं तो ऑर्थो पैरा के साथ मेटा क्यों मिलने लगता है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी वीडियो में कि जब ऑर्थो पैरा तो मिलेगा, नो डाउट मिलना ही मिलना है, लेकिन हमें मेटा क्यों मिल रहा है, तो मेटा मिलने की वजह जो है वो एनिलीनियम आयन होती है। मैम NO2 लगेगा, सॉरी NO2 लगाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेटा पोजीशन पे आपको ये जो NO2 ग्रुप है ये भी काफ़ी अमाउंट में मिल रहा है। क्यों, क्योंकि सम ऑफ द H पॉजिटिव आयन, ठीक है, कैप्चर्ड बाय लोन पेयर ऑफ NH2 ग्रुप विच इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। तो देखो क्या होगा, जो H पॉजिटिव ये लोग छोड़ेंगे तो कुछ एनिलीन जो हैं वो अपने आप को एनिलीनियम आयन में बदल लेंगे, और जब वो एनिलीनियम आयन में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि रेजोनेंस बाहर की तरफ होगी, बॉन्ड बाहर जाएगा पॉजिटिव आएगा, बॉन्ड बाहर जाएगा पॉजिटिव आएगा, बॉन्ड बाहर जाएगा पॉजिटिव आएगा। तो आप बताइए जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आने का मतलब ये पोजीशन ब्लॉक हो गई NO2 के लिए, केवल ये पोजीशन बची NO2 के लिए। तो बताओ ये कैसा डायरेक्टर होगा, ऑर्थो पैरा या मेटा, मेटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो आपको आंसर में एनिलीनियम आयन जरूर लिखना है, वो दिखना चाहिए। नहीं है बात समझ में, क्लियर है। चलिए
तो आपको ये बोलना है कि ड्यूरिंग नाइट्रेशन सम ऑफ द एनिलीन आयन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एनिलीनियम आयन बाय द अटैक ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है, एंड विच इज़ मेटा डायरेक्टर, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, लेकिन एनिलीनियम आयन वर्ड आपको ज़रूर यूज़ करना है।